हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म हम लोग पढ़ रहे थे, 2 क्लास इसकी हो चुकी है। ये है इसकी क्लास नंबर 3। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो पिछली क्लास में हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था, है ना। मैंने आपको बताया था ह्यूमन में रिप्रोडक्शन के क्या क्या स्टेप है। आई होप आप लोगों को ध्यान होंगे, भूल तो नहीं गए। चलिए दोस्तों कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं पहले, है ना, फिर हम लोग आगे चलेंगे। बताओ मानव महिलाओं में निषेचन कहां पर होता है, फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस कहां पर होता है। देखो कल भी मैंने बताया था, बार बार बताया था कि क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फैलोपियन ट्यूब। याद है ना आप लोगों का? ये जो फैलोपियन ट्यूब थी यहीं पर स्पर्म और एग मिल रहे थे। ठीक है, चलिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आईयूसीडी किसके लिए है? बेसिकली इसका यूज क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, यानी ऐसी डिवाइस जिसका यूज होता है कॉन्ट्रासेप्शन में, यानी गर्भ निरोधन के लिए। और इसको इंट्रा यूटेरिन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो डिवाइस होती है उसको यूटेरस में रखा जाता है। इसका पर्पज क्या है दोस्तों? गर्भ निरोधक, है ना, प्रेगनेंसी से बचना। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इसका आंसर बताएंगे, गलत नहीं करेंगे। एक मानव युग्मनज और एक मानव शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या का अनुपात क्या है? देखिए दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि फीमेल बॉडी में ये जो एग बनती है बेसिकली एक सेल है, कोशिका है। कोशिका में क्रोमोसोम होते हैं। मैंने आपको बताया था हमारी बॉडी के जितनी भी कोशिका है सभी में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है, लेकिन अगर बात करें एग, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 23 होती है। सिमिलरली दोस्तों जो स्पर्म यानी शुक्राणु होता है उसमें भी क्रोमोसोम की संख्या 23 होती है। तो जब एग और स्पर्म मिलते हैं तो क्या बनता है दोस्तों? जायगोट बनता है। हिंदी में बताओ सर, युग्मनज बनता है। और ये एक सिंगल कोशिका है, तो कोशिका है तो इसमें भी क्रोमोसोम होंगे। इसमें टोटल क्रोमोसोम कितने? 23 प्लस 23 आप लोगों के कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। समझ में आ गया? अब देखो जायगोट और स्पर्म में क्रोमोसोम की संख्या पूछिए, तो जायगोट में कितना हो गया? 46, स्पर्म में कितना? 23। तो कितना हो जाएगा आप लोगों का? 2:1 आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। आ गई बात समझ में? सिंपल सा क्वेश्चन। देखो मैक्सिमम लोग इसको गलत कर रहे हैं, पता नहीं क्या करते हो आप लोग, समझ नहीं आता। इतना बोलता हूं ढंग से देखा करो क्वेश्चन, ध्यान ध्यान से समझो, प्यार प्यार से समझो, फिर भी गलती करते रहते हो। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, फिर हम लोग और क्वेश्चन करेंगे यहां पर। ठीक है, आ जाओ। देखिए दोस्तों बात करते हैं हम लोग, मैंने आप लोगों को फीमेल बॉडी के बारे में बताया था, फीमेल बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, कहां पर क्या क्या प्रोसेस हो रहा था। ठीक है, चलिए अब दोस्तों बात करते हैं, आपने सुना होगा पीरियड्स के बारे में, सुना है, जिसे आप लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोलते हो। उसको साइकिल क्यों बोलते हो? क्योंकि रिपीट होती है। ऐसा नहीं है एक बार पीरियड्स हो गए फिर नहीं होंगे, हर महीने आप लोगों का होता है ना। तो ये आप लोगों की इस पूरी साइकिल को समझते हैं, कैसे होते हैं सारी चीजें मैं आप लोगों को समझाता हूं। ठीक है, देखो मैं दोस्तों आप लोगों को मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक धर्म चक्र आप लोग इसको बोल सकते हो, इसको पीरियड्स बोल सकते हो, इसके बारे में मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, ध्यान से आप लोग समझिएगा। ठीक है, आइए तो हेडिंग आप लोग डाल लीजिए दोस्तों, मेंस्ट्रुअल साइकिल या मासिक धर्म चक्र भी इसे आप लोग बोलते हैं। आइए पूरी सब कुछ डिटेल में समझते हैं। देखिए दोस्तों अगर हम लोग बात करें, ये जो साइकिल होती है ना, देखो साइकिल आप लोग किसको बोलते हो? जो रिपीट होता है। तो ये भी आप लोगों की रिपीट होती है 28 डेज के बाद में। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि मान लीजिए यहां पर जितनी भी बहनें बैठी है, मान लीजिए, या कोई भी लड़का लड़की कोई भी है, जैसे मान लीजिए किसी की पीरियड्स की डेट किसी महीने मान लीजिए 24 मार्च को आए, क्या मैं बोल रहा हूं? 24 मार्च को आए। तो दोस्तों अप्रैल में कब आएंगे? क्या 24 मार्च को ही आएंगे क्या? नहीं। तो आप लोग आपने नोटिस किया होगा वो 22 मार्च की होती है डेट, है ना, सॉरी 22 अप्रैल की, 1-2 दिन पहले। फिर दोस्तों अगले महीने थोड़ा सा और 2 दिन पहले आ जाएंगे। आपने सुना है ऐसा? ऐसा सुना है या आपने कभी नोट भी किया होगा खुद के साथ भी? बिल्कुल सर, हमने किया है। तो देखो ये जो साइकिल है 30 दिन की नहीं है कि जैसे 24 मार्च को आए तो अगली बार 24 अप्रैल को आएंगे, फिर 24 मई को आएंगे। नहीं, आप लोग देख रहे हो, अब ये जो 24 मार्च को आ गए अगली बार 22 को ही आ रहे हैं। यानी ये जो पूरी की पूरी साइकिल थी केवल 28 डेज ही चली। तो आप लोगों की जो साइकिल होती है ना, इसकी अगर मैं ड्यूरेशन बात करूं दोस्तों, 28 डेज होती है, 28 से 29 डेज होती है। ठीक है, चलिए। अरे यार दोस्तों सुन लो,
ये बीच में एक लड़का है कुलदीप सर आईवीएफ बताओ, पहले तुम्हें आईवीएफ बताऊं क्या? पढ़ा रहा हूं, एक बार ये सुनो तो सही। सर किस टाइम प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है सब बता रहा हूं, एक बार सुनो तो सही। अपने आप को हीरो क्यों बन रहे हो आप? जानता हूं आप बहुत होशियार हो, मैंने आपको 1000 बार बोला है, वापस बोल रहा हूं आपको, चाहे मुझे 20,000 बार भी बोलना पड़ेगा ना तब भी मैं बोलूंगा। मैं फिर बोल रहा हूं दोस्तों, जो मैं पढ़ा रहा हूं इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। अगर आप लोग इधर भी ध्यान दे लोगे, मैं आपको गारंटी देता हूं पूरे 100% मार्क्स की। शर्त एक ही है, आपको पढ़ना पड़ेगा। बीच बीच में अपनी टांग मत अड़ाया करो, सर ये कब होगा वो कब होगा। आप मुझसे बेहतर नहीं जानते हो, तभी तो आप इधर आए हो ना, तो मुझे पता है कौन चीज कहां पर करानी है, कैसे करानी है। इधर पढ़ लो आप चुपचाप से, बीच बीच में मतलब नेतागिरी करते रहते हो। आईवीएफ क्या होता है इसको पहले आईवीएफ बताओ, इसको है आईवीएफ बताओ पहले, ये सब छोड़ के है ना, ये छोड़ के पहले आईवीएफ बताऊं मैं। मतलब इतना पूरा मन से आता हूं, पूरा इतना कंटेंट बना के लाता हूं, बीच बीच में कट करते तो मैंने आपको 1000 बार बोला है दोस्तों, कमेंट मत करो, सारा ध्यान पढ़ाई पे दो, कंटेंट पे दो, इसी से ही आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपको कोई चीज मैंने नहीं पढ़ाई तो नहीं है काम की, वो जो पढ़ा रहा हूं सारा उस पर ध्यान दो, ठीक है। आ जाओ, अब बात करते हैं कि सर हाँ, हम लोग बात कर रहे थे कि ये इसकी जो ड्यूरेशन होती है 28 to 29 डेज होती है। देखो मैं आप लोगों को थोड़ा शॉर्ट में पहले समझाता हूं, फिर हम लोग एक एक चीज को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए जैसे दोस्तों मान लीजिए जिस व्यक्ति के, जिस महिला के जिस दिन पीरियड्स आए, जैसे मान लीजिए आज है 1 जनवरी, ठीक है, एक एग्जाम्पल के तहत मान लीजिए 1 जनवरी है, तो जिस दिन पीरियड्स आते हैं, मान लीजिए 1 जनवरी को पीरियड्स आए, तो वह क्या होगा, पहला दिन होगा, फर्स्ट डे होगा साइकिल का। क्या होगा? फर्स्ट डे होगा। क्लियर है? अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये बेसिकली पीरियड्स क्या होते हैं दोस्तों? फीमेल बॉडी से ब्लीडिंग आना, है ना, उनके जो ब्लीडिंग आती है, जो रक्त बाहर निकलता है, उसे ही आप लोग बोलते हैं, है ना, उसे उस जिस दिन आए ना वही आप लोगों का क्या कहलाता है? फर्स्ट डे कहलाता है, ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये ब्लीडिंग आ क्यों रही है, ये रक्त बाहर क्यों आ रहा है ना, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को पता हो तो मैंने आप लोगों को बताया था कल कि ये जो फीमेल बॉडी का जो ये यूटेरस है ना, गर्भाशय, ये क्या करेगा सर? ये क्या करेगा, जो बच्चा यहां पर है वो कहां पर ग्रो करेगा? यूटेरस में तो करेगा, गर्भाशय में तो करेगा। बताओ बात सही है क्या? जैसे मान लो बच्चा आप लोगों का ग्रो कर रहा है, तो अगर यूटेरस यानी गर्भाशय जो होगा, अगर इसकी वॉल स्ट्रांग नहीं होगी तो क्या उस बच्चे को पकड़ के रख पाएगी क्या? रख पाएगी क्या? बताओ रख पाएगी क्या? नहीं रख पाएगी। तो होता क्या है, हर महीने फीमेल की बॉडी का ये जो यूटेरस है ना, ये जो गर्भाशय है, इसके इंटरनली है ना कुछ लाइनिंग्स बन जाती है, कुछ परत बन जाती है। क्यों? वो ये मान के चलती है कि इस बार दोस्तों प्रेगनेंसी होगी, और प्रेगनेंसी होगी तो जो बच्चा होगा उसको संभाल के रखना है। लेकिन ऐसा तो है नहीं हर महीने प्रेग्नेंट होती है, वो तो जब प्लान करते हैं तभी होता है। तो अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई, यानी एग तो बना ही था, प्रेगनेंसी नहीं यानी कोई स्पर्म एंटर नहीं करा, तो ये जो आप लोगों की दीवार बनी, यूटेरस की जो वॉल जो मोटी हुई थी, उसका कुछ काम है क्या? नहीं सर, कुछ भी काम नहीं है। तो ये जो इंटरनल वॉल है ना, ये शेड होना स्टार्ट हो जाएगी। शेड होने का मतलब है ये टूटना स्टार्ट होगी, और ब्लड के रूप में ये बॉडी से क्या निकलेगी? बाहर निकलेगी। समझ में आ गया क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? समझ में आ गया? तो ये पीरियड्स आए कैसे? जिस दिन ये ब्लीडिंग हुई, जिस दिन स्टार्ट हुई, उसे आप लोग क्या बोल दोगे? फर्स्ट डे बोल दोगे। क्लियर है क्या? ठीक है, तो चलिए आ जाओ। चलो देखो, तो ये आप लोगों का पूरा 29 डेज की होती है। सर पहली बार पीरियड्स कब आते हैं, या मैं बोलूं सर फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल कौन सी एज में होती है दोस्तों? ये 11 से 12 साल की उम्र में ये स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि सर जो फर्स्ट टाइम जो पीरियड्स आते हैं, या जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, इसको किस नाम से जानते हैं दोस्तों? इसको मेनार्च नाम से जानते हैं। किस नाम से? मेनार्च। और अगर आप लोगों से पूछा जाए कि लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल या लास्ट पीरियड्स कब तक आते हैं, तो आप लोग बोलोगे सर 50 ईयर्स, उसके बाद में नहीं आते। तो जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इसे आप लोग क्या बोलते हो? मेनोपॉज के नाम से भी जानते हो। ध्यान रखो दोस्तों, पॉज लग गया, अब नहीं होगा, ठीक है। आइए तो डिस्कस करते हैं हम लोग कि प्रेगनेंसी होने का सही समय क्या है, कैसे ये पूरे हम लोग 28 से 29 डेज में क्या होता है, एक एक चीज हम लोग समझते हैं। देखिए
तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पीरियड्स बेसिकली क्या है। तो जो फीमेल होती है ना, उनके वजाइना यानी योनि से प्रति महीने क्या निकलता है, ब्लड निकलता है, रक्त निकलता है। इसे ही आप लोग पीरियड्स के नाम से जानते हो, ठीक है। अब आप लोगों को अगर ये समझना है ये होता कैसे है, तो पहले आपको फीमेल बॉडी का थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझना होगा, जो मैंने आप लोगों को कल भी बताया था। क्या बताया था मैंने आप लोगों को? बताया था ये दोनों क्या होती है, कमेंट करके बताइए। सर ये आपने बताया था ओवेरी यानी अंडाशय होता है। आप लोग मुझे बता सकते हो ये ट्यूब क्या है, बताओ। इस ट्यूब को मैंने क्या बताया था? सर इस ट्यूब का नाम क्या है? फैलोपियन ट्यूब यानी डिंब वाहिनी। क्लियर है? चलिए, और दोस्तों क्या आप लोगों को पता है इस वाले पार्ट का नाम मैंने क्या बताया था? तो इस वाला पार्ट का नाम मैंने बताया था यूटेरस यानी गर्भाशय। क्लियर है क्या? चले आगे, ठीक है, आ जाओ। अब देखिए दोस्तों होता क्या है, ये जैसे आप लोगों की, एक सेकंड रुको, हाँ, जैसे ये है ओवेरी, जिसे हिंदी में अंडाशय बोलते हैं। यहां पर बनता है एग, और एग बन के कहां पर आ जाता है दोस्तों? इस नली में आ जाता है, ठीक है। इस नली का नाम क्या है? फैलोपियन ट्यूब। क्लियर है? सुधांशु मेहता जी बोल रहे हैं सर 40 में से 40 आएगा ना। दोस्तों बाकी को पता नहीं, तुम्हारे बिल्कुल भी नहीं आएंगे, ध्यान रखना ना, तुम्हारा सिलेक्शन होने वाला जिस प्रकार से तुम्हारी हरकत है ना। 40 में से 40 आएगा ना, एक ही कमेंट करते जा रहे हो, पढ़ाई में तो ध्यान लगा नहीं रहे हैं। बिना पढ़ाई के आ जाएंगे कि 40 में 40, 40 में से 4 भी नहीं आएंगे, ध्यान रखना। चलो, तो ये दोस्तों ये एग आप लोग देख पा रहे हो पर्पल कलर का, तो ये आप लोगों का इस ट्यूब में आ गया, ठीक है। अब होगा क्या, जैसे मान लीजिए अगर प्रेगनेंसी हो रही है या कोई प्लान कर रहा है, तो उसके लिए क्या होगा सर? सेक्स होगा, अंदर बहुत सारे स्पर्म क्या करेंगे? एंटर करेंगे। तो दोस्तों कोई एक स्पर्म होगा जो इस एग में जाके घुस जाएगा। तो जब ये एग में स्पर्म घुसेगा तो ये एग आप लोगों का फर्टिलाइज हो जाएगा, थोड़ा सा मैं बोलूं आप लोगों का पक जाएगा, है ना। तो ये जो फर्टिलाइज एग है ये आप लोगों का अल्टीमेटली कहां पर आना है दोस्तों, मुझे बताओ। आप लोगों का फिर इधर आके इम्प्लांट हो जाएगा ना, कल मैंने आपको बताया था ना, और फिर यहीं पर आप लोगों का ये ग्रो करेगा। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि अगर ये ग्रो करेगा यहां पर, तो इसको पकड़ने के लिए क्या यूटेरस की इंटरनल वॉल थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए क्या? बताओ, थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए क्या? बिल्कुल। तो दोस्तों होता क्या है, इस दौरान आप लोगों की यूटेरस गर्भाशय की आंतरिक दीवारें थोड़ी सी मोटी होती रहती है। मोटी होती क्यों है? क्योंकि बेसिकली उसको किसको पकड़ के रखना है सर? इसको पकड़ के रखना है। लेकिन क्या हो जब आप लोगों का कोई प्रेगनेंसी का प्लान नहीं करे या दोस्तों सेक्स नहीं हो, तब क्या हो? तो सर अगर सेक्स नहीं होगा तो अंदर स्पर्म एंटर नहीं करेंगे। ये जो एग है आप लोगों का, उसमें स्पर्म घुसेगा ही नहीं, एग फर्टिलाइज ही नहीं होगा, पकेगा ही नहीं। तो ये सिंपल आप लोगों का एग जब इधर आ जाएगा ना, तो यूटेरस की जो वॉल है जो मोटी हुई थी, अब उसका कोई काम है क्या सर? कोई काम ही नहीं है, क्योंकि ये जो आप लोगों का एग है ना वो फर्टिलाइज नहीं है, तो सिंपल एग ही है। अगर ये ग्रो करता तो इसको पकड़ने के लिए यूटेरस की वॉल मोटी होनी चाहिए थी। बट सर अभी कुछ प्रेगनेंसी हुई नहीं, सिंपल ये एग है। तो बेसिकली क्या होगा इस दौरान, अब ये जो यूटेरस की वॉल है ना जो बनी थी वो टूटना स्टार्ट होगी, और ये ब्लड के रूप में आपकी बॉडी से बाहर निकलेगा। क्या इतना सा समझ में आएगा? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, बताओ कमेंट करके बताओ, बताइए। इतनी सी बात आ गई समझ में? एक्चुअली में हो क्या रहा है, पहले प्रोसेस को आप लोग समझो। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं, ये मैंने आप लोगों को पूरी की पूरी प्रक्रिया बताई ना। ये कौन सी प्रक्रिया बताइए सर आपने? किस ओवेरी से एग बनेगा यहां पर, फिर एग बन के दोस्तों इस नली में जाएगा, फिर यहां से यहां पर आएगा, है ना। तो एक्चुअली में ये एक स्टेप में नहीं होता कि एक ही दिन में सारी की सारी प्रक्रिया हो गई। ये पूरा जो आप लोगों का प्रोसेस है वो 28 से 29 डेज का है। तो आइए हम लोग समझते हैं इस पूरे 28 से 29 डेज में क्या होता है। देखिए दोस्तों, ये पूरे जो 28 से 29 डेज का जो समय है, इसे आप लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मासिक धर्म चक्र। इसमें टोटल 4 आप लोगों के फेज होते हैं। एक होता है मेंस्ट्रुअल फेज, अभी बताऊंगा, टेंशन मत लो। एक होता है आप लोगों का फॉलिकुलर फेज, उसके बाद में होता है आप लोगों का ओव्यूलेशन फेज, और उसके बाद में होता है ल्यूटियल फेज। सर ये क्या है, इसकी हिंदी तो बताओ, सब बताऊंगा, टेंशन मत करो। देखो सबसे पहले स्टेप की हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला आप लोगों का जो फेज है वो कौन सा है? आप लोगों का सबसे पहला है मेंस्ट्रुअल फेज, जिसे आप लोग बोलोगे मासिक धर्म चरण भी बोल सकते हो, मासिक चरण भी बोल सकते हो। सर ये इसमें क्या होता है,
जो ये यूटेरस है ना, गर्भाशय, इसकी जो इंटरनल वॉल बनती है, ठीक है, इस नजरिए से कि यार प्रेगनेंसी होगी, उस बच्चे को संभाल के रखना है। तो दोस्तों प्रेगनेंसी अगर नहीं होती है तो क्या ये टूटना स्टार्ट हो जाएगी? क्या टूटना स्टार्ट हो जाएंगे? क्या ब्लड आप लोगों का बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा? क्या बताओ। तो दोस्तों क्या ये एक ही दिन के लिए होता है? क्या नहीं सर, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, ये 4 दिन के लिए तक भी ब्लड निकलता रहता है। तो दोस्तों ये जितने दिन तक ये प्रोसेस चलता है, उस प्रोसेस को, ये जो पूरा का पूरा ये जो चरण है ना, ब्लड का आप लोगों का बाहर आना, ये आप लोगों का पूरा फेस है, वो क्या है? आप लोगों का मेंस्ट्रुअल फेस कहलाता है। आइए इसको समझते हैं। दोस्तों देखिए, गर्भाशय की मोटी परत जो गर्भावस्था का समर्थन करती है, इसका मतलब क्या है कि दोस्तों ये जो आप लोगों की यूटेरस की इंटरनल वॉल थी, जो कि आप लोगों की मोटी हुई थी, क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी अगर होती है तो उसमें ये ही अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो अब क्या इसकी आवश्यकता है? क्या बताओ, आवश्यकता है कि नहीं? तो ये टूटना शुरू हो जाएगा, ब्लड के रूप में ये बाहर निकलेगी। तो दोस्तों जितने दिनों के लिए प्रक्रिया चलती है, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, उस वाले फेज को आप लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। क्या आपको समझ में आया? क्या आप लोगों को समझ में आया? क्या बताइए। चलिए दोस्तों, दूसरा स्टेप है आप लोगों का फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर चरण। सर ये क्या है? आइए देखिए, मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसे ध्यान से यहां पर मेरी बात ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। ये जो ओवेरी थी, है ना, जिसे आप लोग बोलते हैं हिंदी में अंडाशय। क्लियर है क्या? ठीक है। सबसे पहले तो बात करते हैं, सर ये वाला फेज शुरू कब होगा? जब आप लोगों का मेंस्ट्रुअल फेज खत्म हो जाएगा। मेंस्ट्रुअल फेज खत्म होने का मतलब है सर जब ब्लीडिंग आनी रुक जाएगी। क्लियर है? तब आप लोगों का, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो आपके 7 दिन तक ब्लीडिंग चली, तो अब ये खत्म हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप कौन सा है? आप लोगों का फॉलिकुलर फेज है, ये फॉलिकुलर चरण है। दोस्तों ये वाला फेज आप लोगों का कब आप लोगों का शुरू होता है? मैंने आपको बताया था, आपकी पिट्यूटरी ग्रंथि है ना, आपकी जो पीयूष ग्रंथि है, उससे एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मैंने बताया था क्या? और मैंने आपको यह भी बताया था कि ये हार्मोन जो है ना, वो क्या करता है, इस ओवेरी जो है, अंडाशय जो है ना, इसको क्या करता है? एक्टिवेट करता है। ठीक है। अब दोस्तों क्या करता है, देखो आपको मैं बहुत छोटी बात बताता हूं। ये जो आप लोगों की ओवेरी होती है ना, इस ओवेरी में बहुत छोटे छोटे अंडे होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं? इमेच्योर होते हैं। मतलब जब भी किसी लड़की का जन्म होता है ना, उसकी ओवेरी में बहुत छोटे छोटे अंडे होते हैं, जन्म से ही होते हैं, लेकिन वो काफी इमेच्योर होते हैं। ठीक है। तो दोस्तों सेकंड स्टेप क्या है? कोई एक अंडा होगा जो कि डेवलप होगा। कुल मिला के आप लोग ये बोल सकते हो, इस वाले फेज में क्या होगा? एग का निर्माण होगा, यानी अंडाणु का निर्माण होगा। इस प्रोसेस को आप लोग क्या बोल रहे हैं? इस प्रोसेस को बोल रहे हैं आप लोग फॉलिकुलर फेज। बस इतना सा ध्यान रखिए कि इस प्रोसेस में क्या होगा? एग का निर्माण होगा। ठीक है। चलिए, अब दोस्तों एग का निर्माण हो गया, जैसे ओवेरी में आप लोगों का एग बन गया। अब एग जब बन गया तो इस एग को कहां पर भेजना है? इस ट्यूब में भेजना है ना। दोस्तों इस एग का इस ओवेरी से निकल के इस ट्यूब में आना ही क्या कहलाता है? ओव्यूलेशन कहलाता है। हिंदी में आप लोग बोल सकते हो अंडोत्सर्जन। तो तीसरा स्टेप क्या हो गया? ओव्यूलेशन, यानी अंडोत्सर्जन। अंडोत्सर्जन वाली प्रक्रिया में क्या हुआ? ओवेरी में जो आपका एग था वो कहां पर आ गया? इधर आ गया। दोस्तों मुझे बताइए, प्रेगनेंसी होने का सही फेज कौन सा है? प्रेगनेंसी कब होती है? जब ड्यूरिंग सेक्स अंदर स्पर्म एंटर करते हैं। तो स्पर्म को अल्टीमेटली कहां से मिलना है? एग से मिलना है। क्या दोस्तों इस वाले दौरान क्या आप लोगों का फेज सही रहेगा? क्या नहीं सर, इस दौरान तो अभी एग का निर्माण हो रहा है, एग का निर्माण हो रहा है। सर ये वाला फेज सही नहीं है, ये वाला बढ़िया है। यहां पर सर एग का निर्माण होके अब इस नली में आ गया, इस नली में है। तो अगर इस दौरान सर स्पर्म अंदर आके मिल जाता है तो काम हो जाएगा क्या काम हो जाएगा? क्या बोलो? हां सर, काम हो जाएगा। तो ये जो ओव्यूलेशन फेज है दोस्तों, यह वो समय है जहां पर लेडी प्रेग्नेंट हो सकती है, इसके अलावा नहीं हो सकती है। ठीक है। चलिए, फिर इसके बाद का वो क्या है? वो है सर लूटियल फेज। सर ये लूटियल फेज आप लोगों का क्या होता है?
ठीक है। आइए, ये ल्यूटियल फेज ये है, इस दौरान जो आप लोगों की यूटेरस की जो इंटरनल वॉल होती है ना, ये थोड़ा सा डेवलप होना शुरू होती है, 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 शुरू होती है। लगभग मान लो 15 से साइकिल का जो 15 से 18, पहला दिन किसको बोला था, जिस दिन आपकी ब्लीडिंग आई, 15 से 18वें दिन जो होगा ना, उस दौरान ये इतना जो समय है ना, उस दौरान ये वापस यूटेरस की वॉल आपकी स्ट्रांग होना शुरू होगी। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है फिर वापस आपकी टूटना शुरू हो जाएगी। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई क्या? बिल्कुल। अब देखिए, तो ये जो आप लोगों का पूरा ये था आप लोगों का समय, ध्यान रखिए, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट यही है, जो ओव्यूलेशन होता है वो कौन से समय होता है। जैसे आप मान लीजिए किसी की ब्लीडिंग आई, 1 जनवरी को पीरियड्स आए, अगर मैं आपको बोलूं कि उनके प्रेग्नेंट होने का सबसे बेस्ट टाइम क्या है, तो प्रेग्नेंट होने का बेस्ट टाइम क्या है कि ओवेरी में जो अंडा बना, अगर वो इस ट्यूब में चला गया तो ये आपका समय है सबसे बेस्ट स्पर्म का अंदर आने का। क्योंकि स्पर्म जब अंदर आएगा ना, तो वो अगर उसको फैलोपियन ट्यूब में एग मिल गया ना, तो उसको फर्टिलाइज कर देगा। अगर यहां पर कोई एग ही नहीं है तो स्पर्म आके अंदर क्या करेगा? कुछ करेगा ही नहीं। समझ रहे हो बात को? तो जब आप लोगों का एग यहां से यहां पर पहुंच जाता है, इस जगह है, तो वो आपका बेस्ट समय है ना प्रेग्नेंट होने का। तो ओव्यूलेशन फेज जो है आप लोगों का, दिस इज द बेस्ट टाइम टू फॉर प्रेग्नेंट। अब ये होता कब है दोस्तों? आप लोग मान लो 11 से 12 दिन मान लो, या कई जगह 11 से आप लोगों का 12 से 14 दिया जाता है, कहीं पर 11 से 14 दिया जाता है। तो लगभग आप मान लो 11 से 14। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि अगर 1 जनवरी को ब्लीडिंग आई थी, पीरियड्स आए थे, तो दोस्तों 11 जनवरी वाला जो दिन होगा ना, उस दौरान दोस्तों एग बन के कहां पर आ गया होगा? इस जगह आ गया होगा। तो दिस इज द राइट टाइम अगर कोई प्रेगनेंसी का प्लान कर रहा है, क्योंकि अगर जब स्पर्म एंटर करेंगे तो उसको आराम से एग मिल जाएगा। आप लोगों को दोस्तों लगता है कि जो प्रेगनेंसी होती है वो बहुत ईजी है ना? आपने भी अपने आसपास में देखा होगा दोस्तों, वो शादी के बाद में 2-2 साल हो जाते हैं, 3-3 साल हो जाते हैं, 4-4 साल हो जाते हैं, नहीं हो पाता। इसके पीछे कई कारण हैं। एक तो ये कारण है कि जैसे मान लीजिए आप लोगों ने फैमिली प्लान भी कर लिया। जैसे मान लीजिए कोई एक्स व्यक्ति है, एक्स लड़का है, ठीक है, उसकी शादी हुई और वो सोच रहा है कि चलिए अब मुझे फैमिली प्लान करनी है, मुझे बच्चे करना है। तो वो सोच रहा है कि यार मैंने सेक्स कर लिया, अंदर रिलीज कर दिया तो हो गया, बच्चा हो जाएगा। नहीं दोस्तों, वो इसी टाइम पे होना चाहिए। अगर इससे पहले किया या इससे बाद में किया तो नहीं होगा। अच्छा मुझे बताइए, आपने 11 जनवरी से 14 जनवरी के दौरान किसी ने फैमिली प्लान किया, मान लीजिए 12 जनवरी को उसने प्लान किया, क्या उससे हो जाएगा? उससे हो जाएगा क्या? देखिए दोस्तों, एक्चुअली में क्या होता है, मेरी बात को ध्यान से समझो। देखो, क्या आपको पता है हमारी हर कोशिका की अपनी एक लाइफ है। जैसे मान लो आरबीसी का कितने दिन का लाइफ है, जीवन कितने दिन का है? 120 दिन का है। सिमिलरली दोस्तों, ये जो एग वो यहां पर गई, उसका भी तो कोई ना कोई लाइफ होगी। दोस्तों उसकी लाइफ कितनी है? केवल 8 घंटे है। कितनी? 8 घंटे। तो जैसे मान लो सुबह के 10 बजे वो एग बना, ठीक है, सुबह के 10 बजे एग बना, यानी शाम को 6 बजे तक वो एग रहेगा। तो अगर इस दौरान स्पर्म आएगा ना, तब तो वो एग फर्टिलाइज हो जाएगा। दोस्तों 6 बजे के बाद में 8 बजे तक ये एग ही आपका धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगा। तो कोई मतलब ही नहीं है फिर सेक्स करने का। समझ पा रहे हो बात को? तो अगर जब आप लोग बड़े होंगे, जब आप बड़े तो हो ही आप लोग, जब आप लोगों की शादी वगैरह होगी, जब आप लोग फैमिली प्लान करोगे और 1-2 बार में नहीं होगा, तो आप जब डॉक्टर के पास जाओगे ना, तो डॉक्टर आपको बताऊं क्या सलाह देगा कि दोस्तों पीरियड्स कब आते हैं, स्टार्ट हुए सर 1 जनवरी को हुए, ठीक है, तो आप एक काम करना, 10, 11, 12, 13, 14 दिन में 3 घंटे करना, 3 बार करना। सीरियसली, आपको मजाक लग रहा है क्या? इसके पीछे कोई कारण बता सकता है कि दिन में 3 बार क्यों करना है? अब देखो, मेरे को खुद को बहुत अजीब सा लग रहा है, लेकिन मैं इसको पूरा साइंटिफिक, हमारा देखो, मैं फिर बोलता हूं, ये चैप्टर ना हंसी मजाक का नहीं है, हमारा कंटेंट का है, हमारे सिलेबस का है। तो एक्चुअली में क्या है, जैसे मान लीजिए किसी ने कर लिया रात को 12 बजे कर लिया, ठीक है,
दोस्तों लेकिन अंडा ही सुबह 10 बजे बना, तो वो स्पर्म अंदर आके करेगा क्या? नहीं करेगा ना। तो वो सोच रहा है मैंने तो भाई रात को 12 बजे कर लिया, अब वो सोच रहा है अब है ना अगले दिन रात को 10 बजे करूंगा, तो अगले दिन रात को 10 बजे करेगा तो उसकी लाइफ थी 6 बजे तक थी, तो कुछ मतलब ही नहीं है। तो आई होप आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आया होगा, क्लियर है। तो दोस्तों ये मैंने जो आपको बताया ये फीमेल बॉडी का था, ये सब कुछ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चले आगे, अब हम लोग बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, यानी पुरुष प्रजनन तंत्र की। ये तो फीमेल बॉडी में आपने बता दिया कि कैसे एग बनेगा, एग फर्टिलाइज कैसे होगा, फिर यूटेरस के अंदर रहेगा, ये आपने सारी चीजें बात कर ली फीमेल बॉडी में क्या होगा। अब हम लोग बात करते हैं ड्यूरिंग द फर्टिलिटी पीरियड इफ वी इंटरकोर्स देन द मोस्ट हाईली चांस टू प्रेग्नेंट। हाँ बिल्कुल, चले आगे आ जाओ। चलिए अब हम लोग बात करें मेल बॉडी में जो ऑर्गन्स होते हैं। चले आगे। सर ये कैसे पता पड़ेगा किस टाइम एग बनेगा? मैंने बता दिया ना आप लोगों को, जिस दिन पीरियड्स आते हैं, मान लो फर्स्ट डे आए तो उसके फिर जो चांसेस होते हैं वो 11 से 14वें दिन के बीच में होता है। कभी भी बन सकता है, 11वें दिन भी 12वें दिन भी, वो आप लोग चेक नहीं कर सकते आप, है ना। ठीक है, वो आप लोगों को जिस दिन हो उसके लगभग 11वें से 14वें दिन आप लोगों के बनेंगे। चले आगे, चले आगे आ जाओ, आ जाओ। चलो अब हम लोग बात करते हैं किसकी? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, मादा नर प्रजनन तंत्र की। मेल बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन है जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं? तो ये जितने भी आप लोग अंग देख पा रहे हो ना, ये सारे आप लोगों के रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। अब आप लोग बोलोगे सर इतने सारे अंग हेल्प करेंगे? बिल्कुल यार, अभी आप लोग देखोगे हर एक ऑर्गन का अपना एक काम है। जैसे यहां पर आप लोग ये जो नीचे दो देख पा रहे हो ना, ये अंडाकार आकृति की बॉल, एक ये यहां पर बनते हैं स्पर्म यानी शुक्राणु। फिर दोस्तों इस नली से शुक्राणु ऊपर जाएंगे, तो इस नली का भी इंपॉर्टेंट रोल है ना। फिर इससे आपके ये है ना, इससे आप लोगों के शुक्राणु बाहर आएंगे, यानी इस अंग का भी अपना योगदान है, क्योंकि अगर ये अंग नहीं हो तो स्पर्म को बाहर कौन लेकर आएगा? आप समझ पा रहे हो? तो ये जितने भी अंग यहां पर आप लोग देख पा रहे हो वो सभी आप लोगों के रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। क्लियर है क्या? सर एएलपी से पहले फिजिक्स सिलेबस हो जाएगा क्या? मुझे फिजिक्स नहीं आती। क्यों नहीं होगा आप मुझे बताओ। एक काम करो, पूरी क्लास में ना बढ़िया तुम ऐसे कमेंट करा करो, तुम्हारा तो इतना लेट सिलेबस होगा ना, मजा आएगा मुझे। रोज कमेंट करो, मैं तो बोल दूंगा तुम मुझे पढ़ाने नहीं देते थे। और पूछो, तुम्हें क्या ज्यादा मजे आ रहे हैं ना, पूछो, हर क्लास में पूछो कि सर एलपी से पहले हो जाएगा ना, पूछो। मैं तो बोल दूंगा कि भैया इसलिए सिलेबस नहीं हुआ, तुम हर क्लास में पूछते रहते थे, मुझे पढ़ाने नहीं दिया। पूछो, हर क्लास में पूछो 10 बार, ठीक है। जब मैंने बोल दिया एग्जाम से 1 महीने पहले सिलेबस करा दूंगा, तो कोई दिक्कत है क्या? कोई है क्या? कोई चुन्ने काट रहे हैं क्या पीछे से कोई? चले आगे, चलिए आ जाओ। तो चलिए बात करते हैं सर कौन कौन से ऑर्गन है। देखो ये तो मैंने आप लोगों को क्या बताया, अरे ये क्या हुआ, ये तो मैंने आप लोगों को क्या बताया, पूरा 3D व्यू बताया। अगर आप लोग सामने से देखोगे तो आप लोगों को कैसा नजर आएगा? ये ऐसा नजर आएगा। तो आइए बात करते हैं इनमें कौन कौन से ऑर्गन्स है, कौन कौन से पार्ट है, बताओ, आ जाओ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पार्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। दोस्तों क्या आप लोगों को पता है सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? देखिए वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ना वो है टेस्टिकल, जिसे टेस्टिस भी बोलते हैं, जिसको मैं रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूं। कितनी होती संख्या में? 2 होती है, एक यहां पर और एक आप लोगों का यहां पर। सर इसका क्या रोल है रिप्रोडक्शन में, प्रजनन में? दोस्तों स्पर्म यानी शुक्राणु का जो निर्माण होता है वो यहीं पर होता है। तो आप लोगों को पहला समझ में आ गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होगा। एक तो आपको बताना पेयर ऑफ टेस्टिस यानी वृषण की जोड़ी। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एपिडिडाइमस, जिसे हिंदी में अधिवृषण बोलते हैं। सर अधिवृषण क्यों? क्योंकि वृषण के ऊपर है ना। आप लोगों को देखो मैं हाईलाइट करके बता रहा हूं, ये रहा एपिडिडाइमस, ये रहा एपिडिडाइमस। अब सर इसका क्या काम है प्रजनन में, रिप्रोडक्शन में? क्योंकि जो स्पर्म शुक्राणु आपके टेस्टिस में बनेंगे, उनका स्टोरेज, उनका संग्रहण कहां पर होता है? एपिडिडाइमस में होता है, अधिवृषण में होता है। तो एपिडिडाइमस भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सिस्टम ऑफ डक्ट्स, नलिकाओं का तंत्र। दोस्तों यहां पर बहुत सारी नलिकाओं भी आप लोग देख पा रहे होंगे, जैसे ये एक नलिका है, नली देख पा रहे हो क्या? ये नली आप लोग देख पा रहे हो क्या? ये अंदर ही आप लोग एक नली देख पा रहे होंगे। तो बहुत सारी नली भी है जो कि आपके रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगी। कैसे? अभी बताऊंगा, है ना। ये एपिडाइमस तो गलत लिख दिया। जैसे एक तो वास्ट डिफरेंस,
क्या है सबसे पहली नली जो इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है वास डिफरेंस, या इसको स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं। दोस्तों क्या नाम से समझ में आ रहा है क्या स्पर्म डक्ट से क्या मतलब है? स्पर्म डक्ट से क्या मतलब है? जो स्पर्म को लेके जाएगी, जो नली स्पर्म शुक्राणु को लेके जाएगी। देखो शुक्राणु बने यहां पर, लेकिन दोस्तों इस नली से जो शुक्राणु होंगे ना वो आपके ऊपर जाएंगे, इसी नली से शुक्राणु जो होंगे ना वो ऊपर जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आप लोगों को बाहर निकालना है। तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा? स्पर्म डक्ट हो जाएगा। चलिए और बात करते हैं दोस्तों यूरेथ्रा, जिसे हिंदी में मूत्र मार्ग बोलते हैं। सर ये कौन सी नली आ गई? दोस्तों ये वो ही नली है जिससे आपका मूत्र बाहर आता है, जिससे मूत्र बाहर आता है। तो इसी नली से मूत्र भी बाहर आएगा, इसी नली से स्पर्म भी बाहर आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है ना, अगर ये नली नहीं होगी तो आपके बॉडी के अंदर जो स्पर्म बना वो बाहर कैसे आएगा? क्लियर है? समझ में आ गई बात को? ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बिल्कुल। लेकिन दोस्तों जैसे आपको पता है डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ ग्लैंड्स भी थी जो कि डाइजेशन में हेल्प कर रही थी। दोस्तों ग्लैंड्स किसको बोलते हैं? सर बॉडी के ऐसे पार्ट जिनसे कुछ ना कुछ पदार्थ निकलते हैं। तो सिमिलरली हमारे यहां पर भी कुछ ना कुछ पदार्थ, जैसे स्पर्म जो है ना अच्छा मुझे एक चीज बताओ, एक छोटी सी चीज बताओ, आप दिन भर केवल रोटी खाओ, पानी बिल्कुल भी नहीं पियो, तो क्या आपका काम चल जाएगा? क्या नहीं चल पाएगा ना, क्योंकि आपको पता है पानी से फ्लूइडिटी मिलती है, भोजन आप लोगों का आगे आराम से फ्लो कर पाएगा, है ना। बिना पानी के दोस्तों भोजन आपका एक जगह अटक जाएगा। क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्या बोलूं हाँ या ना? बताओ। बताओ सही बोल रहा हूं क्या? बिल्कुल सर आप सही बोल रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों ये जो स्पर्म बना, शुक्राणु बना, इस स्पर्म में क्या मिलते हैं? 2-3 लिक्विड मिलते हैं, लिक्विड 1 प्लस लिक्विड 2। क्यों? क्योंकि जब इस स्पर्म में लिक्विड मिलेंगे तभी तो इसको क्या मिलेगी? फ्लूइडिटी मिलेगी, है ना, तभी तो ये फ्लो कर पाएगा। तो ये जब आपका स्पर्म जैसे मान लो भी यहां पर है, जब ये ऐसे जाएगा ना, इसमें 1-2-3 लिक्विड मिल जाएंगे जिससे इसको प्रॉपर फ्लूइडिटी मिले, क्योंकि इसका काम भी बहुत तगड़ा है, क्योंकि इसको आगे फीमेल बॉडी में जाके कहां तक जाना है? फैलोपियन ट्यूब तक जाना है। तो इस स्पर्म में 2-3 चीजें और ऐड करनी पड़ेगी ना, करनी पड़ेगी ना। तो इस स्पर्म में ये 2-3 चीजें जब ऐड होगी तो जो आपका ये लिक्विड बनेगा इसे आप लोग बोलते हैं सीमेन यानी वीर्य। तो दोस्तों ये लिक्विड भी तो कहीं ना कहीं से बना होगा, ये दूसरा लिक्विड भी तो कहीं ना कहीं से बना होगा। तो कुल मिला के हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ ग्लैंड्स भी है जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। सर मेरा एक ही टेस्ट सीरीज है, कुछ प्रॉब्लम होगा क्या हमको? दोस्तों इसके बारे में नहीं बता सकता, डॉक्टर से सलाह करिए चंदन कुमार जी, ठीक है? आ जाओ। चलिए तो हम बात करते हैं सर कौन कौन सी ग्लैंड्स है जो कि आप लोगों के रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। एक है आप लोगों की सेमिनल वेसिकल, जिसे आप लोग हिंदी में बोलते हैं शुक्राशय, ठीक है? अभी हम लोग बात करेंगे, टेंशन ना ले, है ना। यहां पर होती है, देखो ये रही आपकी सेमिनल वेसिकल, एक ये रही और एक ये रही, समझ में आ गया क्या? तो ये जब आप लोगों का स्पर्म जाएगा ना तो इससे कुछ पदार्थ बनेगा जो स्पर्म में मिल जाएगा, ठीक है? एक होती है दोस्तों आप लोगों की प्रोस्टेट ग्लैंड, है ना, आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे, ये रही प्रोस्टेट ग्लैंड। तो जब अंदर स्पर्म इसमें से जाएगा ना तो इस स्पर्म में कुछ और भी चीजें मिला देगा प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है? और एक होती है दोस्तों आप लोगों की काउपर्स ग्लैंड, ठीक है, काउपर्स ग्लैंड। और एक मैं आप लोगों को इधर लिखना भूल गया, इधर लिख देता हूं, बल्बुरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है, इधर लिख देता हूं। एक और होती है आप लोगों की बल्बुरेथ्रल ग्लैंड। बल्बु स्पेलिंग क्या है? BOURETHAR। दोस्तों ये बताओ पहले पढ़ाई समझ में आ रही है नहीं समझ में आ रही है? बताओ, अरे पढ़ाई समझ में आ रही है नहीं आ रही है? बताओ, मजा आ रहा है नहीं आ रहा साइंस में? या दोस्तों एक चीज मुझे बताओ, इस बार है ना मैं शनिवार रविवार को क्लास लूंगा, इस बार है ना, मैं पहले ही बोल देता हूं आपको, क्लास लूंगा इस बार, 2-2 3-3 घंटे लूंगा मैं आपको। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, इस बार क्लास में लूंगा लंबी, सैटरडे संडे को भी लूंगा, ठीक है ना? तो उसके लिए आप रेडी रहना, कहाँ बोलो और सर मैं बता दूंगा आपको, ठीक है? टेंशन मत लो। चलो आ जाओ, चले आगे आ जाओ। तो अब एक एक पार्ट के बारे में बात समझे, एक बार साइड व्यू भी आप लोग देख लीजिए जिससे आपको समझ में आए। देखिए दोस्तों ये है आपकी टेस्टिज वृषण, यहां पर बनते हैं स्पर्म यानी शुक्राणु,
इस नली के माध्यम से, इस नली का नाम क्या है, वास डिफरेंस है, जिसको स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं। इस नली से ये स्पर्म कहां जाएंगे दोस्तों, आगे जाएंगे। क्या आप लोग यहां पर देख पा रहे हो, ये छोटी सी आप लोगों की ग्लैंड है जिसका नाम है सेमिनल वेसिकल। बताओ, इससे दोस्तों कुछ लिक्विड मिले बनेगा जो इस स्पर्म में मिल जाएगा, ठीक है। फिर आगे चलेंगे दोस्तों, यहां पर ये ग्लैंड देख पा रहे हो येलो कलर की, जिसका नाम है प्रोस्टेट। इससे कोई आपको लिक्विड बनेगा जो स्पर्म में मिल जाएगा। समझ में आ गई बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। फिर ऐसे ऐसे कर करके ये जो आपका स्पर्म में कुछ और भी लिक्विड मिले, जिसको सीमेन बोलेंगे, वीर्य बोलेंगे, ऐसे करके ये यूरेथ्रा से बाहर निकल जाएगा। क्लियर है क्या? आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई ना। चलिए आ जाओ, चलो चलो। तो बेसिकली हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की पूरी स्टडी करने जा रहे हैं। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी को आप लोग क्या बोलते हैं, एंड्रोलॉजी। जैसे हार्ट की स्टडी को कार्डियोलॉजी बोलते हैं, लंग्स की स्टडी को पल्मोनोलॉजी बोलते हैं, है ना, और ब्रेन की स्टडी को आप लोग न्यूरोलॉजी बोलते हैं, वैसे ही मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी को आप लोग एंड्रोलॉजी बोलोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों एक एक पार्ट। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका स्पर्म सॉरी टेस्टिस, जिसे हिंदी में वृषण बोलते हैं। तो आप लोगों से अगर पूछा जाए टेस्टिस का काम क्या है या स्पर्म का फॉर्मेशन कहां पर होता है, तो दोस्तों स्पर्म का फॉर्मेशन कहां पर होता है, टेस्टिस में होता है, वृषण में होता है। अगर आप देखो, आप लोग एक चीज ध्यान से देखोगे तो ये जो टेस्टिस होती है ना, वो मेल बॉडी के बाहर होती है। जैसे मैं बोलूं हार्ट जो होता है वो अंदर है, किडनी अंदर है, लीवर है अंदर है, लेकिन ये बॉडी से बाहर होता है, ठीक है। जैसे ये आप लोगों की बॉडी के बाहर होती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये दो टांग है, तो ये आप लोगों की बॉडी के अंदर नहीं, बॉडी के बाहर होती है। अब सर ये बॉडी के बाहर क्यों है, आप मुझे बताइए। हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना है सर, 37 डिग्री सेल्सियस है। क्लियर है क्या? बिल्कुल। अब दोस्तों जो 37 डिग्री सेल्सियस जो आप लोगों की बॉडी का टेम्परेचर है, एक्चुअली में दोस्तों स्पर्म के निर्माण के लिए टेम्परेचर थोड़ा कम चाहिए। ये मान लो 34.5 से 35 डिग्री के आसपास चाहिए। तो अगर ये टेस्टिस अंदर होती तो क्या कभी स्पर्म का निर्माण हो पाता क्या? हो पाता क्या? नहीं हो पाता। इसीलिए सर ये बॉडी के क्या है, बाहर है। इसीलिए दोस्तों ये बॉडी के क्या है, बाहर है। अब आप लोग बोलोगे मान लीजिए सर सर्दी है, सर्दी में तो बाहर का टेम्परेचर कम है, तो फिर सर इतने कम टेम्परेचर पे कैसे बनाएंगे स्पर्म, जबकि स्पर्म बनाने के लिए चाहिए सर 34.5 से 35। तो दोस्तों उस दौरान ये जो आपकी टेस्टिस है, वृषण है, ये आपकी बॉडी के पास में आ जाती है, ये आपकी बॉडी के पास में आ जाती है, जिससे उसको थोड़ा सा टेम्परेचर मिल जाता है। क्लियर है? चलिए, तो आप लोग ध्यान रखेंगे स्पर्म के निर्माण के लिए जो बॉडी का टेम्परेचर है उससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस थोड़ा टेम्परेचर कम चाहिए होता है। आ जाओ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सर टेस्टिस के बारे में। सर टेस्टिस का जो शेप है वो क्या है, जैसे ये टेस्टिस है, इसका शेप क्या है दोस्तों, इसका शेप है अंडाकार, है ना, ओवल इसका शेप है, अंडाकार इसका शेप है। दोस्तों इसकी लंबाई कितनी है, तो अगर हम लोग बात करें इसकी लंबाई की, तो इसकी लंबाई होती है 4 से 5 सेंटीमीटर। और दोस्तों बात करी जाए इसकी चौड़ाई की, तो इसकी जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। समझ में आ गई बात को? कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है? बताओ जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। नहीं है। चलो आगे। अब हम लोग बात करते हैं, मैंने एक चीज आप लोगों को बताई थी इस टेस्टिस के बारे में। क्या बताई थी? जैसे ये टेस्टिस है, ये एक वृषण है। दोस्तों एक चीज आप लोग ध्यान रखना, इस टेस्टिस के अंदर ऐसे छोटे छोटे से कंपार्टमेंट बने होते हैं, ऐसे छोटे छोटे से कंपार्टमेंट बने होते हैं, है ना। इसको लोब्यूल्स बोल दो, या आप लोग लोब्स बोल दो, या खंड बोल दो। तो अगर बात करी जाए दोस्तों, किसी एक आप लोगों के वृषण में लगभग कितने कंपार्टमेंट होते हैं दोस्तों, 200 से 250 कंपार्टमेंट होते हैं। क्लियर है क्या? चले आगे आ जाओ। चलिए बहुत बढ़िया। अब ध्यान रखिएगा, ये जो स्पर्म, जो शुक्राणु यहां पर बने, अगर वो एक्स्ट्रा में है तो वो आप लोगों का इसी के ऊपर ये जो पार्ट है ना, इसे आप लोग बोलते हैं एपिडिडाइमस, वहां पर जाके स्टोर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों। टेस्टिस बात करें, क्या टेस्टिस एक प्रकार का अंग ही तो है? तो कोई भी अंग कोशिकाओं से मिलकर बना होता है क्या? बिल्कुल। तो इस टेस्टिस में बेसिकली 3 टाइप की सेल्स पाई जाती है, 3 टाइप की कोशिकाएं पाई जाती है। पहली है आप लोगों की दोस्तों स्पर्मेटोजेनिक सेल। कौन सी है? स्पर्मेटोजेनिक सेल। स्पर्मेटोजेनिक करो, स्पर्मेटोजेनिक जेनिक सेल।
एक होती है दोस्तों आप लोगों की सर्टोली सेल और एक होती है आप लोगों की लैडिंग सेल, या आप लोग इसको हिंदी में लेडाइंग भी बोल सकते हो ना, लैडिंग बोलेंगे ज्यादा सही रहेगा। लैडिंग लैडिंग लैडिंग, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, लैडिंग है, ठीक है। अब सर ध्यान रखिए, देखो टेस्टिस में क्या क्या होता है, क्या आपको पता है क्या? क्या मैंने आपको कभी बताया था क्या कि टेस्टिस के अंदर एक हार्मोन भी बनता है? बताओ बताओ, क्या मैंने आपको बताया क्या टेस्टिस के अंदर एक हार्मोन भी बनता है? बताइए, बता नहीं रहे हो आप लोग, बताओ बनता है या नहीं बनता, ये भूल गए? और अभी मैंने आपको बताया है कि टेस्टिस के अंदर स्पर्म भी बनते हैं, शुक्राणु भी बनते हैं। यानी यार टेस्टिस सर अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। कुछ कोशिका सर टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन बना रही है, कुछ ही अंदर स्पर्म बना रही है ना। तो इसका मतलब इसमें अलग अलग टाइप की सेल्स पाई जा रही है, टोटल 3 टाइप की सेल्स पाई जा रही है। अब बात करते हैं सर ये जो ये वाली सेल्स है इसका काम क्या है? इसका काम है स्पर्म का फॉर्मेशन, शुक्राणु का निर्माण। चलिए सर सर्टोली सेल का काम क्या है? जो यार इसके अंदर जो ये स्पर्म बनी, शुक्राणु बनी, शुक्राणु एक कोशिका है, इसको भी तो पोषक तत्व देने हैं आपको, इसको भी तो भोजन चाहिए, इसको भी तो एनर्जी चाहिए। तो ये क्या करता है? पोषक तत्व प्रदान करती है ये वाली कोशिका है। और दोस्तों लैडिंग सेल्स क्या करती है? ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करती है। क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है, आ जाओ। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि चलिए ये जो वृषण थे इनसे स्पर्म यानी शुक्राणु के निर्माण हो गया। तो दोस्तों ये जो आप लोगों के निर्माण हुए स्पर्म शुक्राणु, उसको बाहर भी तो लेके जाना पड़ेगा ना। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये वाली जो आप लोगों के स्पर्म होंगे शुक्राणु, वो बाहर किस नली से जाएंगे? दोस्तों वो इस नली से जाएंगे। इस नली का नाम क्या है? वास डिफरेंस या वास डिफरेंसिया, या इसे आप लोग स्पर्म डक्ट भी बोल दो, ठीक है। अब मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझिए। मैंने कल आप लोगों को क्या नसबंदी के बारे में पढ़ाया था क्या? तो दोस्तों पुरुष नसबंदी में क्या होता है, जिसे आप लोग वैसेक्टोमी के नाम से भी जानते हैं। तो पुरुष नसबंदी में दोस्तों ये आप लोगों की नली जो है ना काट दी जाती है, कटक, इसको काट देंगे, इसको काट देंगे। अब होगा क्या? जो स्पर्म है, शुक्राणु जो बने वो ऊपर जाएंगे नहीं, यानी आपके यूरेथ्रा से जो आपका लिक्विड निकल रहा था उसमें स्पर्म होगा ही नहीं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ में आ गया? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो पुरुष नसबंदी होती है जिसे आप लोग वैसेक्टोमी के नाम से भी जानते हो, इसमें ये जो आप लोगों की कौन सी नली कटती है? वास डिफरेंस जो डक्ट होती है ना, इसको काटी जाती है, काट दी जाती है। चलिए आ जाओ, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि सर क्या हम इस बॉडी में कुछ ग्लैंड्स भी होती है क्या, ग्रंथि भी होती है क्या? बताओ होती है नहीं होती? बताओ होती है क्या? मैंने बताया आप लोगों को होती है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेमिनल वेसिकल, जिसे हिंदी में वीर्य पुट्टिका भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये संख्या में 2 होती है। मैंने आपको पहले डायग्राम बनाया था ना, बिल्कुल बताया था। तो सर इससे क्या बनता है दोस्तों? इससे एक लिक्विड बनता है जिसे आप लोग बोलते हैं सेमिनल फ्लूइड यानी सेमिनल द्रव। दोस्तों एक होती है आप लोगों की प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करें, ये क्या बनाती है? सिट्रिक एसिड बनाती है। जब इस स्पर्म में सिट्रिक एसिड मिलता है, जब इस स्पर्म में सिट्रिक एसिड मिलता है तो स्पर्म इजीली आप लोगों के मूव कर पाते हैं। तो ये मोशन के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो स्पर्म में एक तो क्या मिल गया? सेमिनल फ्लूइड मिल गया। एक क्या मिल गया? सिट्रिक एसिड मिल गया। बहुत बढ़िया। और दोस्तों एक होती है आप लोगों की बल्बोरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है, ये भी संख्या में 2 होती है। दोस्तों ये किसका कार्य करती है? इससे निकलने वाला लिक्विड लुब्रिकेशन का कार्य करता है। मतलब एक लिक्विड और मिल गया इसमें जो लुब्रिकेशन का कार्य करेगा, इसको इजीली फ्लो करवाएगा। तो जब ये स्पर्म में ये सारी चीजें मिलती है तो ये जो लिक्विड बना, इसे आप लोग क्या बोलोगे? सीमेन बोलेंगे, वीर्य बोलेंगे। दोस्तों यहां तक आपको आ गया समझ में? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ, बात आ गई समझ में? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक आ गई बात समझ में? अरे बोलते नहीं हो आप लोग, हैं पता नहीं कहां रहते हो। तो बात समझ में आई या नहीं आई? आई या नहीं आई? आ गई? चले आगे आ जाओ। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं कि सर जैसे जो वीर्य निकलता है उसमें अगर स्पर्म की संख्या, देखो स्पर्म एक सेल है, एक कोशिका है। देखो ये इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है आप लोगों का। आगे है ना एक आप लोगों का थोड़ा मोटा सा पार्ट होता है, पीछे आप लोग देखोगे पूंछ जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो स्पर्म को हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं। इसको बोलते हैं इसका हेड, ये हो गया इसका मिड पार्ट, और दोस्तों ये हो गई इसकी पूंछ।
दोस्तों क्या किसी कोशिका में न्यूक्लियस होता है क्या, केंद्रक होता है क्या, बताओ। बिल्कुल होता है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि स्पर्म में न्यूक्लियस कहां पर पाया जा रहा है, इसके टेल वाले भाग में या हेड वाले पार्ट में, तो दोस्तों हेड में होता है इसका न्यूक्लियस यानी केंद्रक। क्या आप लोग मुझे बताइए कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी पाए जाते हैं क्या? बिल्कुल। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इस कोशिका का जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कहां पर पाया जा रहा है, हेड में, टेल में, कहां पर, तो दोस्तों जो मिड पार्ट होता है ना, मध्य भाग, यहां पर आप लोगों को क्या मिलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया मिलेंगे। आई बात समझ में? ठीक है। अब बात करते हैं कि सर जो ये सीमेन है, वीर्य है, इसकी संख्या कितनी होती है? दोस्तों अगर हम लोग बात करें जो एक बार वीर्य निकलता है ना, उसमें 200 से 300 आप लोगों का मिलियन आपको पता भी है कितना होता है? 10 लाख को 1 मिलियन बोलते हैं। तो देखो कितने सारे आप लोगों के स्पर्म निकल रही है। क्लियर है क्या? चलिए आ जाइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फर्टिलिटी रेट कितनी होती है स्पर्म की, 60%। इसका मतलब क्या है, जैसे इस कोई एग है, एग के पास में बहुत सारे स्पर्म जा रहे हैं, मान लो 100 स्पर्म जा रहे हैं, तो 60 स्पर्म के पास ही इतनी ताकत होती है, वही इतने हेल्दी स्पर्म होते हैं कि उस एग को फर्टिलाइज कर पाएंगे। आ रही है क्या बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अनुराग विश्वकर्मा पूछ रहे हैं सर नसबंदी के बाद बॉडी में स्पर्म बनता रहेगा और डिस्ट्रॉय नहीं होगा तो कोई साइड इफेक्ट रहेगा क्या? डिस्ट्रॉय होता है, हर कोशिका की एक लाइफ होती है, स्पर्म की भी एक लाइफ है 72 घंटे, तो 72 घंटे बाद वो खुद ही खत्म हो जाएगा। क्लियर है क्या? सर टाइमिंग के चक्कर में रिकॉर्डिंग क्लास देखते हैं, क्या गजब पढ़ाते हो, थैंक यू सो मच रिंकू जी। चले आगे आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, जो आप लोगों का कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करता है, तो टेस्टोस्टेरोन, ये हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए। तो दोस्तों ये मैंने आप लोगों को मेल रिप्रोडक्टिव का भी पूरा पार्ट बता दिया। अब हमारा एक छोटा सा पार्ट बचा है। मैंने आपको प्लांट में कैसे रिप्रोडक्शन होते हैं मैंने आपको बताया था, सेक्सुअली भी होते हैं, एसेक्सुअली भी होते हैं। तो एसेक्सुअल मेथड तो मैंने पूरा बता दिया था। सेक्सुअल मेथड मैंने आपको बताया कि सेक्सुअल मेथड होता क्या है, हमने ह्यूमंस में पढ़ा। ठीक है। अब मैंने कुछ प्लांट्स भी होते हैं जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, क्या मैं यहीं पर बता दूं क्या? ये एक क्लास और लूं? दोस्तों एक्चुअली क्या 2 बजे रीजनिंग की क्लास में कंटेंट देखता हूं, रुको। हो सकता है, लेकिन मुझे इसके क्वेश्चन भी करवाने थे। दोस्तों मैं कल करा दूंगा इसको, है ना, क्योंकि मुझे क्वेश्चन भी करवाने हैं इसके, है ना। इस चैप्टर के क्वेश्चन हुए कहाँ हैं, बहुत कम हुए हैं, कोई मुश्किल से 10 या 12 क्वेश्चन करवाए हैं, इसके कोई 25-30 क्वेश्चन करवाने हैं। तो कल ये अपना पूरा भी हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, और हम लोग इसके जो 25 से 30 क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर है एक्सपेक्टेड, वो करा दूंगा, पूरा ही अपने अच्छे से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है क्या? समझ गए? और अच्छे से पढ़ाई करो, सिलेबस की बार बार टेंशन मत करा करो। बढ़िया एग्जाम से 1 महीने पहले करा दूंगा आपका, एएलपी के एग्जाम से 1 महीने पहले, है ना। जरा भगना नहीं है आपको, रिवीजन के लिए भी समय चाहिए। मैं दिन में 10-10 घंटे भी पढ़ा सकता हूं, आप क्या समझते हो? लेकिन मेरा एक ही सिद्धांत है, मैं आपको बताऊं, मैंने भी, क्या आपको लगता है कि मैंने कोचिंग नहीं करी होगी? बिल्कुल मैंने करी थी, जब मैं आईईएस और गेट की तैयारी कर रहा था। ठीक है, किसकी? गेट की एंड आईईएस की। दोस्तों आप लोग यकीन नहीं मानोगे, वहां पर कोचिंग का समय बताऊं क्या होता था, आप यकीन नहीं मानोगे। सुबह 10 से शाम को 8 बजे, रात को 8 बजे, क्योंकि दोस्तों उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि उनके इतने सेंटर्स थे कि टीचर को यहां लगाना है, फिर उसको टीचर को 6 दिन में कंप्लीट करा के दूसरे सेंटर भेजते थे। जैसे मान लो अभी जयपुर सेंटर से फिर दिल्ली सेंटर, दिल्ली से हैदराबाद, ये। लेकिन दोस्तों मरता कौन था? बच्चा मरता था, बच्चा मरता था। उनको कोई मतलब नहीं, उनका मतलब है सिलेबस कराना। सिमिलरली मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आप बोलोगे सर सिलेबस मैं अभी खींच दूं, भाई मेरे पास तो इतने शानदार से पूरा ढंग से रिकॉर्ड कर रखा है मैंने तो वीडियो। लेकिन मैं चाहता हूं आराम आराम से पढ़ो, प्रॉपर रिवीजन का भी समय मिले आपको ना, तो घबराओ मत आप लोग। क्लियर है? चले आगे, चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।